हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी विविध सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो विश्व में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं या फिर बॉर्डर्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो मानचित्र पर प्रमुख रेखाएं होती हैं, जैसे कि समदाब रेखाएं, समताप रेखाएं, समलवण रेखाएं, ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। ये दो टॉपिक हैं, इनको हमने मर्ज कर लिया है। तो वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है मैकमोहन रेखा। तो जो मैकमोहन रेखा है आप जानते ही होंगे, मल्टीपल टाइम से यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के मध्य में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा भारत और चीन के मध्य में भी जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ पर उस रीजन में आपको ये देखने को मिलेगी। 1914 में इसे तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में लाया गया था या फिर खींचा गया था। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो 1140 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, आपको याद रखना है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत और चीन के मध्य में ये अवस्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा के बारे में भी आप जानते ही होंगे, भारत और पाकिस्तान के मध्य में ये अवस्थित है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। इसके अलावा इस रेखा को 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य में खींचा गया था, ठीक है। अब देखिए, उस समय चूंकि जो पाकिस्तान था, एक तो पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, ये भी पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था, इसको हम पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। फिर 1971 में ये आज़ाद एक अलग देश बना। तो ये उस समय दोनों देशों के मध्य में, तो ये उस समय पाकिस्तान वाले रीजन में, और जो वर्तमान में बांग्लादेश है, तत्कालीन पाकिस्तान था, तो उस समय इन दोनों रीजन में इस रेखा को खींचा गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में देखने को मिलती है, लेकिन जब इसको खींचा गया था तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य में इसको खींचा गया था। इसके अलावा इस रेखा को 1893 को हिंदुकुश क्षेत्र में स्थापित किया गया था, तो ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा। तो जो हिंडनबर्ग है ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य में है, और सन 1917 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी इसके दौरान इसको खींचा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के मध्य में, जो कि यूरोपियन कंट्री है, मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट 38 डिग्री समांतर रेखा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रेखा है और अक्सर न्यूज़ में भी रहती है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है, इनकी आपस में बनती नहीं है। तो 38वीं समांतर रेखा जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मैगीनॉट रेखा। तो ये जर्मनी और फ्रांस के मध्य में हमें देखने को मिलती है, दोनों ही यूरोपियन कंट्री हैं। इसके अलावा जो मैगीनॉट है ये एक रक्षात्मक रेखा मानी जाती है। इसको जर्मनी के आक्रमण को रोकने के लिए फ्रांस के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो 1930 में इसको बनाया गया था। ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगली है 49th समांतर रेखा या फिर 49th पैरेलल लाइन। तो इसको संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में खींचा गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा ये दोनों देशों के मध्य में बॉर्डर का भी एक प्रकार से निर्माण करती है। अगली है मैन रहीम रेखा। तो जो मैन रहीम रेखा है ये रूस और फिनलैंड के मध्य में हमें देखने को मिलती है। यह जो रेखा है सोवियत संघ, रूस और फिनलैंड के मध्य में देखने को मिलती है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये मैन रहीम रेखा है एक प्रकार से रक्षात्मक दीवार थी, जिसका निर्माण फिनलैंड ने सोवियत संघ के खिलाफ किया था, और इसके बाद इसको मैन रहीम रेखा के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 17th डिग्री समांतर रेखा। तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जब वियतनाम का एकीकरण हुआ तो इससे पहले यह देश को दो भागों में बांटती थी। वर्तमान में यह रेखा अस्तित्व में हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में थोड़ा सा आपको रखना है। नेक्स्ट है 24 डिग्री समांतर रेखा। तो ये भी आपको भारत और पाकिस्तान के मध्य में देखने को मिलती है। कच्चे के रण के पास ये आपको देखने को मिलेगी। आप जानते होंगे 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसके जस्ट ऊपर कच्चे का रण आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको 24 डिग्री समांतर रेखा देखने को मिलेगी। देखिए, पाकिस्तान ऐसा क्लेम करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल ठीक ठीक सीमा का निर्धारण ये रेखा करती है, लेकिन भारत ने इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया है। तो ये भी डिटेल आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो दोस्तों, आप सभी काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे, तो आप सभी की डिमांड पर क्रेजी जी के ट्रिक की तरफ से जो करंट अफेयर की बुक है यह अवेलेबल हो गई है, तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक में टॉपिक वाइज करंट अफेयर के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का सेक्शन भी मिल जाता है, और काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से इस बुक को हमने डिज़ाइन किया है। तो 25 दिसंबर के बाद से आप हमारी एप्लीकेशन से या फिर अमेज़ॉन से, इसके अलावा स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इसके माध्यम से आप इस बुक की हार्ड कॉपी आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके अलावा इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएँ। नेक्स्ट है 31 डिग्री समांतर रेखा। तो ये इराक और ईरान के मध्य में हमें देखने को मिलती है।
नेक्स्ट है 20 डिग्री समांतर रेखा, तो ये सूडान और लीबिया के मध्य में हमें देखने को मिलती है। अफ्रीकन कंट्री हैं, आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 20 डिग्री जो समांतर रेखा है सूडान और लीबिया के मध्य में। नेक्स्ट है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ठीक है। तो ये जो है ये अलास्का और कनाडा के मध्य में। अलास्का आप जानते ही होंगे यूएसए का हिस्सा है, और इससे थोड़ा सा यूएसए से थोड़ा सा ये अलग है ना, कनाडा के आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। तो ये कनाडा और अलास्का के मध्य में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट रेखा है ऑर्डरनीस रेखा। तो जो ऑर्डरनीस रेखा है या जर्मनी और पोलैंड के मध्य में हमें देखने को मिलती है। तो जर्मनी और पोलैंड ये भी यूरोपियन कंट्री हैं। इस रेखा को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद निर्धारित किया गया था। इसके अलावा इसका जो नाम पड़ा है ओडस नीर, तो ये दो नदियां हैं, इनके नाम पर ही इस रेखा का नाम पड़ा है, आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो दो नदियां हैं इस रेखा की समांतर चलती हैं और बाल्टिक सागर में जाकर के अपना जल गिराती हैं, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगली है सीज फ्राइड रेखा। तो ये जर्मनी और फ्रांस के मध्य में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो रेखा है जर्मनी के द्वारा अपनी सीमा पर खींची गई किलेबंदी की रेखा है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो बॉर्डर्स हैं कुछ महत्वपूर्ण देशों के मध्य में, जो कि जहाँ से एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो हमने डिस्कस किया है। अब कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो कि मानचित्र में होती हैं, वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं ये, तो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली रेखा है समलवण रेखाएं या फिर समलवण रेखा, इनको हम आइसोहेलाइन भी बोलते हैं। तो जो समलवण रेखाएं समान लवणता वाले जो स्थान होते हैं उनको मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा ये रेखाएं महासागरों में होती हैं, ठीक है। तो महासागरों में जहाँ पर समान लवणता होती है, सैलिनिटी होती है, उन क्षेत्रों को ये रेखाएं आपस में मिलाती हैं। इसके अलावा इन रेखाओं का काम क्या है, तो सागर और महासागरों की लवणीयता को या फिर सैलिनिटी को मानचित्र में प्रदर्शित करने का काम ये करती हैं। नेक्स्ट है समदाब रेखाएं। तो जो समदाब रेखाएं हैं ये समान दाब वाली रेखाएं होती हैं, ठीक है, या फिर इनको हम आइसोबार्स भी बोलते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, इनको इंग्लिश में भी ये याद रखना है। जैसे कि समलवण रेखाओं को आइसोहेलाइन बोलते हैं, समदाब रेखाओं को आइसोबार्स बोलते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में, फिर आपको दिक्कत आती है, ठीक है। तो याद रखना जो आइसोबार्स हैं ये समान दाब या फिर समान प्रेशर वाले स्थानों को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पर 990 मिलीबार का एयर प्रेशर है, एक और कहीं पर 990 मिलीबार का प्रेशर है, तो इस प्रकार से जो समान दाब वाले स्थान हैं उनको मिलाने वाली रेखा को हम समबार रेखाएं बोलते हैं। नेक्स्ट है समगहरी रेखाएं या फिर आइसोबाथ्स, ठीक है। आइसोबाथ्स याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो ये समान गहराई वाली रेखाएं होती हैं, समान गहराई वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखाओं को हम समगहरी रेखा या फिर आइसोबाथ्स बोलते हैं। इसके अलावा मानचित्र में समान गहराई के जो समुद्र होते हैं, समुद्र स्थान होते हैं, उनको मिलाने वाली रेखाओं को ही हम आइसोबाथ्स बोलते हैं। नेक्स्ट है समताप रेखाएं या फिर आइसोथर्म्स, ठीक है। तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि समताप रेखा मतलब समान तापमान वाले स्थानों को आपस में मिलाने वाली रेखाओं को हम समताप रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। मानचित्र में जहाँ पर भी सेम टेम्परेचर है तो ऐसे स्थानों को आपस में जोड़ती है ये रेखा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सममान रेखा या फिर आइसोप्लेप्थिस को हम बोलते हैं। तो ये काल्पनिक रेखा मानचित्र में उन स्थानों को आपस में मिलाते हैं जहाँ निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोप्लेप्थ। नेक्स्ट है समधूप रेखा या फिर आइसोहेल। तो ये ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो धूप की समान अवधि वाले स्थानों को आपस में कनेक्ट करती हैं या फिर मिलाती हैं, इनको हम समान धूप वाली रेखाएं बोलते हैं, आपको याद रखना है, या फिर आइसोहेल बोलते हैं। नेक्स्ट है समवर्षा रेखा या फिर आइसोहाइट्स। तो मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम समवर्षा या फिर आइसोहाइट्स लाइन बोलते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है समोच्च रेखाएं या फिर आइसोहाइप्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है समवर्षा आइसोहाइट्स बोलते हैं और समोच्च रेखाओं को आइसोहाइप्स बोलते हैं, तो यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान से आपको नोट डाउन करना है। तो जो आइसोहाइप्स लाइन है ये समान ऊंचाई वाली रेखाएं हैं ना, मतलब समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम आइसोहाइप्स लाइन बोलते हैं या फिर समोच्च रेखाएं बोलते हैं, या फिर इनको हम समतल रेखा या फिर कंटूर लाइन भी कभी कभी बोल देते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आइसोबैथिथर्म, ठीक है। तो जो आइसोबैथिथर्म है ये सागरी जल की गहराई के अनुसार समान तापमान वाले बिंदुओं को आपस में मिलाती है। सागर में ऐसे बिंदु जहाँ पर सेम टेम्परेचर है, इन सेम टेम्परेचर वाले बिंदुओं को जो रेखा आपस में मिलाती है इनको हम आइसोबैथिथर्म बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोजियोथर्म। तो पृथ्वी की सतह के नीचे समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, इसको हम आइसोजियोथर्म बोलते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आइसोनिफ।
तो समान बर्फबारी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम आइसोनिफ बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोप्रेक्ट, तो मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को आपस में मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को आइसोप्रेक्ट बोलते हैं आप। नेक्स्ट है समभूकंपीय रेखा या फिर आइसोसिस्मल, तो ऐसी रेखा जो समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को आपस में मिलाती है उसको हम समभूकंपीय रेखा या फिर आइसोसिस्मल बोलते हैं। ठीक है, इनके ज़्यादातर नाम बच्चों आपको इंग्लिश में ही याद करने हैं, क्योंकि हिंदी से तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे और हिंदी में आपको एग्जाम में देगा भी नहीं। ठीक है, तो इंग्लिश में ही आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट है सममेघ रेखाएं या फिर आइसोनेफ्ट, तो जो समान मेघ आच्छादन वाले स्थान होते हैं तो इन स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को हम सममेघ रेखाएं या फिर आइसोनेफ्ट रेखाएं बोलते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आइसोफाइट, तो वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको हम आइसोफाइट बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आइसोकाइम, तो मानचित्र पर सर्दियों के समान औसत तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम आइसोकाइम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जो विंटर सीजन होते हैं तो उसमें जो एवरेज टेम्परेचर होता है तो उसमें जो टेम्परेचर होता है उसको मिलाने वाली रेखाओं को हम आइसोकाइम बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोगोलन, तो मानचित्र पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम आइसोगोलन बोलते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आइसोग्लास, तो इसे हेटेरोग्लास भी कहते हैं। ऐसी काल्पनिक रेखा जो किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करती है उसको हम आइसोग्लास बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिशमल लाइन, तो एक ही समय में कंपन करने वाले जो स्थान होते हैं इनको जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं या फिर इनकी श्रृंखला होती है इनको हम कोशिशमल लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोब्रॉन्ट, तो ऐसी काल्पनिक रेखा जो एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को आपस में मिलाती हैं उनको हम आइसोब्रॉन्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है सह भूकंप रेखा या फिर होमोसिस्मल, तो ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को आपस में मिलाती हैं तो उनको हम सह भूकंपीय रेखाएं या फिर होमोसिस्मल बोलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ हमने महत्वपूर्ण जो मानचित्र पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं इनको हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा इंटरनेशनल लाइंस को भी हमने डिस्कस किया है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं। तो ये देखिए एमपीपीएससी एसएससी में मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोहाइड बोलते हैं। नेक्स्ट है समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो आइसोथर्म जो है ये समान तापमान को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है समदाब रेखाएं निम्न में से किसको प्रदर्शित करती हैं। तो समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं समदाब रेखाएं होती हैं। अगला है एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या होती हैं। तो कोशिशमल लाइन जो होती हैं, तो जो कोशिशमल लाइन होती हैं एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को आपस में मिलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समोच्च रेखाएं या फिर जिनको हम आइसोहाइप्स बोलते हैं, तो किस प्रकार के स्थानों को जोड़ते हुए खींची जाती हैं। तो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले जो स्थान होते हैं इनको जोड़ने वाली रेखाओं को समोच्च या फिर आइसोहाइप्स लाइन बोलते हैं आप। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो समदिक्पाती रेखाएं कहते हैं इनको, आपको याद रखना है। तो इनको हम समदिक्पाती रेखाएं या फिर आइसोसीलीज लाइंस बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सागरों एवं महासागरों की लवणीयता को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो आइसोहेलाइन लाइंस बोलते हैं सागरों और महासागरों की लवणीयता को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं को। नेक्स्ट है आइसोबाथ रेखाएं निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करती हैं। तो समुद्र तल से समान गहराई वाला जो क्षेत्र होता है उनको हम आइसोबाथ रेखाएं बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोहेल रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं। तो समान धूप वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको हम आइसोहेल रेखाएं बोलते हैं। नेक्स्ट है भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो आइसोसिस्मल लाइन जो होती हैं ये समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट है एक सामान्य केंद्र के समान यात्रा समय पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं। तो समकलांतर रेखाएं या फिर आइसोक्रोनस लाइन को हम बोलते हैं। नेक्स्ट है डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में डूरंड रेखा हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में रेखा बनाती है। तो मैन रहीम रेखा जो है ये रूस और फिनलैंड के मध्य में बॉर्डर या फिर सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है 49 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य में देखने को मिलती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में 49 डिग्री समांतर रेखा हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मैगीनॉट रेखा का संबंध किन दो देशों से है। तो जर्मनी और फ्रांस से है मैगीनॉट रेखा का संबंध, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। तो
38 डिग्री समांतर रेखा या फिर 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जर्मनी और पोलैंड के बीच में की सीमा को निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है? तो हिंडनबर्ग रेखा जो है तो हिंडनबर्ग रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ये सभी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य में है? तो भारत और चीन के मध्य में हमें मैकमोहन रेखा देखने को मिलती है। अगला है निम्न में से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में बॉर्डर का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है अलास्का यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा निर्धारण करने वाली रेखा का क्या नाम है? तो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर या फिर 141 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है ये यूएसए और कनाडा के मध्य में बॉर्डर का निर्धारण करती है। अगला है नेक्स्ट है ऑर्डर नीस रेखा निम्न में से किन दो देशों के बीच में है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में ऑर्डर नीस रेखा हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये हमने 21 महत्वपूर्ण MCQs PYQs को डिस्कस किया है और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ध्यान से आप इनको नोट डाउन कीजिए और इनको याद कीजिए। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। यदि वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।